मुगले आजम का बनाने वाले अगर ये दावा करें कि हम आपको सच दिखा रहे हैं, यही असली सच है, तो आप क्या कहेंगे? मुगले आजम इतिहास तो नहीं है, नहीं। आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, पर जिस समय पे वो फिल्म रिलीज हुई थी 1960 में, उस समय पे जिस तरह की किरदार, जिस तरह के नैरेटिव, जिस तरह की राष्ट्र की कल्पना वो पेश करना चाहते थे, वो उससे कहीं बहुत गहरे जुड़ती है। इसी फिल्म को बहुत मीर भाई, पसंद भी आपने किया बहुत गया अच्छा इस वजह फिल्म से। का जिक्र कर दिया। मुझे अभी अभी याद है मुगले आजम का जो ओपनिंग मोनोलॉग है, जब वो मैं हिंदुस्तान हूँ से जब शुरुआत होती है, और वो हिंदुस्तान की कहानी है कि मेरे ऊपर कई लोगों ने राज किया, कई लोग आए, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा था जो अकबर था। वो उसी से शुरुआत होती है इस फिल्म की। और आपने सही बोला, वो बिल्कुल इतिहास नहीं है, क्योंकि अनारकली का होना ना होना एक बहुत बड़ा डिबेट है। और मे भी उसके बाद ही एस्टेब्लिश हुआ कि नारकली तो थी। ये बन गया, एक सच हो गया, वो अब ट्रूथ। तो सच हो तो गया। अगर किसी समय पे इस कहानी को भी सच मान लिया जाएगा, तो आप कहेंगे कि सिनेमा इतिहास सुना ही नहीं रहा है, इतिहास बनाने का काम भी कर रहा है हमारे देश में। मैं एक और उदाहरण देता हूँ, मदर इंडिया है ना। मदर इंडिया फिल्म की तकरीबन सारी कहानी फ्लैशबैक में चलती है। फिल्म शुरू होती है, फ्लैशबैक में चली जाती है, आखिर में वापस आती है। और जो उसका क्लाइमैक्स है, जहाँ पे जो फेमस सीन है जिसमें नरगिस सुनील दत्त के कैरेक्टर को गोली मारती हैं, कहती हैं मैं बेटा दे सकती हूँ, लाज नहीं दे सकती, उसके ठीक बाद में वो उस किरदार को गले लगाती हैं। अगर आप वो फिल्म देखेंगे, उसका क्लाइमैक्स देखेंगे, हम उसका क्लास में कई बार इस्तेमाल करते हैं, और वो बड़ा दिलचस्प तकनीक का इस्तेमाल किया है उन्होंने कि वो अपने बेटे को गले लगाती हैं, बेटे के पीठ में गोली है, खून बह रहा है, और वो अपने हाथ से उस खून को रोकने की कोशिश करती हैं, और उसी पॉइंट पे सुपर इम्पोज होके फिल्म वर्तमान काल में वापस आती है, जहाँ पे एक नहर का, एक डैम का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से पानी बहना शुरू होता है, लाल पानी, और उस पानी का रंग है खून का रंग, यानी लाल, है ना। अब हो सकता है, जितना मेरी समझ है, फिल्म मेकर ने इस सीन को इमेजिन करते हुए ये सोचा होगा कि मैं इस किरदार का त्याग दिखा रहा हूँ कि राष्ट्र के लिए लोगों ने कितना त्याग किया। या 57 में जब फिल्म रिलीज हुई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बांध हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं, है ना, और देश के लिए त्याग करना के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो हीराकुंड परियोजना, बाकड़ा नागल डैम सब बन रहे थे, उस समय पे एक ऐसे किरदार को पेश करना जो अपने बेटे की कुर्बानी दे रहा है देश के लिए, है ना, एक बांध का खुलना और उसमें उसकी बेटे के बहते हुए खून का मिल जाना, ये उनके लिए एक आदर्श होगा। लेकिन आज जब मैं वो फिल्म देखता हूँ, मेरे लिए वो एक ख़ास तरह की रियलिटी भी है कि कितने ऐसे किरदार रहे होंगे जिन्होंने अपना हिस्सा, अपना सुख, अपना न्याय, अपना जो भी उनकी भागीदारी थी वो छोड़ दी, क्योंकि देश उनसे त्याग मांग रहा था। आज 50 साल के बाद अगर वो हमसे आके ये सवाल पूछें कि जिन लोगों ने वो त्याग किया, उन्हें वो सब मिला जिनका वादा राज्य ने उनसे किया था, तो क्या उन्हें ये सवाल पूछने का हक है? ये फिल्म तो कहती है कि उन्होंने त्याग किया था। तो क्या ये एक सकारात्मक कहानी है, या ये उस दौर के अंदर एक ऐसे किरदार को दिखाती है जो त्याग कर रहा है, लेकिन उसे क्या मिला ये तो 80-90 के दशक के बाद हम तय करेंगे। तो सच्चाई वो भी है जैसे फिल्मकार दिखाना चाहता है, और सच्चाई वो भी है जैसे हम उसे देखना चाहते हैं। ऐसे ही मुझे बात करते करते नया दौर भी याद आई। मशीन के खिलाफ थी, मशीन के खिलाफ थी, मशीन आ रही थी। ये भी दिलचस्प है। गांधी जब ब्रिटेन गए तो मशीनों के खिलाफ बोल ही रहे थे। फिर हिटलर की भी एक फिल्म आती है जिसमें वो भी मशीन के खिलाफ कुछ करते हैं। फिर हिटलर की एक और हिटलर कह रहा हूँ, चैपलिन की फिल्म आती है जिसमें मशीन पे बात कर रहे हैं, और चैपलिन की फिल्म है जिसमें वो हिटलर को भी द ग्रेट डिक्टेटर, जिसमें वो थोड़ा सा हास्य व्यंग्य पैदा कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त के लोग महसूस कर पा रहे होंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। और नया दौर के अंदर भी आप देख लीजिए कि वो आपको एक ख़ास तरह का नैरेटिव पेश कर रहे हैं, जिसमें एक देश बनता हुआ दिख रहा है, भले ये गांव के स्तर पे दिख रहा है, लेकिन लोग साथ आ रहे हैं, साथ मिलकर किसी एक उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। क्या इस नैरेटिव की उस समय पर ज़रूरत थी? क्या ये भी एक किस्म का प्रोपेगेंडा है, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि एक उद्देश्य के लिए लोगों को अपनी अपनी लड़ाई भूल जाना चाहिए, और वो लड़ाई भूलने का मतलब जाति की लड़ाई भूलना भी है, वो लड़ाई भूलने का मतलब धर्म की लड़ाई भूलना भी है, वो लड़ाई भूलने का मतलब इलाके की लड़ाई भूलना भी है, भाषा की लड़ाई भूलना भी है। फिर स्वदेश भी दिमाग में आती है, जब आप ये वाली बात कहते हैं। तो इस वजह से मैं मानता हूँ कि स्वदेश जैसी फिल्म या चक दे इंडिया जैसी फिल्म कुछ मायने में उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाने वाली फिल्म है जो 50 और 60 के दशक की फिल्में कर रही थी। तो इस लिहाज से इन फिल्मों की जो
शैली है, हाँ। या जो इनका कहने का तरीका है, या जो बात कह रही हैं, वो 50 या 60 के दशक की फिल्मों से बहुत मिलता जुलता हाँ, लेकिन पर हाँ, राजनीति तो 80 और 90 के दशक में बहुत बदल गई। वो जो दौर था जिसमें हम अपनी अलग अलग पहचानें भूल के एक देश बनाने के लिए लड़ रहे थे, वो तो 90 के दशक में पूरी तरह से एक अलग तरह की राजनीति हमारे साथ में आती है, जहाँ पे अपनी अस्मिता की बात करना, राज्यवार अस्मिता की बात करना, ये सब चीज़ें नकारात्मक नहीं सकारात्मक हो गई। आज के समय में जब किसी स्टेट का पॉलिटिशियन कहता है कि मैं अपने राज्य के हक के लिए लड़ रहा हूँ, तो जनता उसका समर्थन करती है, जनता उसका विरोध करती है? मेरा सवाल है। तो अगर फिल्मों के अंदर भी आपको वो चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे अलग अलग पहचानों के लोग अब एक साथ आने की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं।